Hello students, this is the very first video of this chapter accounting for share capital। इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर की पहले थ्योरी बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। थ्योरी एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट से। इस टोटल लेसन को हमने कई पार्ट्स में बनाया है, तो आप स्टेप वाइज स्टेप के सारे वीडियोस देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले। थ्योरी पार्ट में ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर विद द डेफिनेशन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, फीचर्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनीज, स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, शेयर कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर्स, क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे लास्ट में छोटा सा इंपॉर्टेंट बट डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ओके, नाउ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम इसे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। A joint stock company is an entity incorporated by a group of person through the process of the law for undertaking a business। इसका मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी, आपने लास्ट ईयर 11 में पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। इस साल उससे बड़ा लेवल आपके सिलेबस में आएगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड देन अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, नॉर्मली कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन। आप इसका मीनिंग देखेंगे बहुत ध्यान से, तो आपको इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी इसी में पता चल जाएंगे। जैसे इट इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है इसको बनाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लॉ के हिसाब से सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करके इसको कोर्ट के ऑर्डर से बनाया जाता है। ओके, देन इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन through the process of law for undertaking a business। प्रॉपर लॉ को फॉलो करके ही ये कंपनी बनाई जा सकती है, इसीलिए इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। एंड फॉर अंडरटेकिंग अ बिजनेस, किसी अनलॉफुल बिजनेस के लिए और एक्टिविटी के लिए अगर आपने ग्रुप ऑफ पर्सन बनाया है तो उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैटेगरी में नहीं माना जाता है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इंपॉर्टेंट थिंग, और इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, जबकि कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है जिसकी एंटिटी उसके मेंबर से डिफर करती है। ये हम आगे कैरेक्टरिस्टिक में भी डिस्कस करेंगे। इट नॉर्मली हैज अ शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस चैप्टर में मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज शेयर कैपिटल एंड शेयर्स। द ओनर्स ऑफ व्हिच आर नोन एज द मेंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स। और इस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। ओके, इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन केस ऑफ पार्टनरशिप दे आर कॉल्ड पार्टनर्स, इन केस ऑफ कंपनीज और जॉइंट स्टॉक कंपनी दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ ए कंपनी। ओके, दिस इज द नॉर्मल मीनिंग। डेफिनेशन वाइज, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ, अब जो नया एक्ट आया है, जो करंट एक्ट है, दैट इज कॉल्ड इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो ऐसी सारी कंपनीज जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है या इससे पहले जो लॉ हुआ करता था, दैट इज कॉल्ड इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो ऐसी सारी कंपनीज जो पहले वाले एक्ट से या इस नए एक्ट से 2013 से रजिस्टर्ड है, वो सारी इस कंपनी की डेफिनेशन में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी। एक एक करके देखेंगे हम इसको। फर्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मीन हमने अभी देखा। इनकॉर्पोरेशन मीन्स जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए बॉडी विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ। प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और तब कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। ओके, सेकंड इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स, परपेचुअल मीन्स ऑलवेज। कंपनी का ऐसा माना जाता है कि कंपनी एक बार बनने के बाद लाइफ टाइम चलती रहेगी जब तक कि वो वाइंड अप ना हो जाए। सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में ऐसा देखा जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप क्योंकि सिंगल ओनर है, आप ही मालिक है, आप ही सब कुछ है, तो अगर आपकी तबीयत कुछ हो जाती है या आपको कुछ हो जाता है तो उतने दिन के लिए आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है या डिसकंटिन्यू हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में भी कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता है। कंपनी में नॉर्मली किसी एक मेंबर की डेथ या इंसॉल्वेंसी या उन चीजों का फर्क नॉर्मली नहीं पड़ता है और कंपनी चलती रहती है। परपेचुअल सक्सेशन। ओके, नाउ अनदर फीचर
is a separate legal entity. सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स द एंटिटी और जो एग्जिस्टेंस है कंपनी का वो अपने मेंबर से अलग माना जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस है और मालिक है नियरली एक ही माने जाते हैं दोनों, और उनकी लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, जॉइंट लाइबिलिटी। बट यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स द एंटिटी ऑफ अ कंपनी इज टोटली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। यहाँ पे कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपना एक नाम होता है। कंपनी अपने नाम से डील कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स अपने नाम से करती है, किसी थर्ड पर्सन पे मतलब केस कर सकती है, कोई थर्ड पर्सन कंपनी पे केस कर सकता है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टीज खरीद सकती है। तो यहाँ पे कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने मेंबर्स से अलग। Next point is limited liability. This is important. In case of sole proprietorship and partnership, the liability of the members or the sole proprietor or the partners is unlimited, which means कि बिजनेस के लॉसेस को पूरा करने के लिए, बिजनेस की लाइबिलिटी को पे करने के लिए नॉर्मली पहले बिजनेस के ही असेट बेचे जाएंगे और उसे पे किया जाएगा। लेकिन इन केस कि वो लाइबिलिटीज असेट से ज्यादा हो तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी उन बिजनेस के डेब्ट्स को पे करने के लिए। दैट मीन्स आप अपनी लाइबिलिटी से बच नहीं सकते, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उनमें। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी यू हैव ए लिमिटेड लाइबिलिटी है। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। हालांकि ये लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक फिक्स अमाउंट तक जो शेयर होल्डर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है कंपनी के केस में। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील इज जस्ट लाइक सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन। जैसे आपकी सिग्नेचर आपकी पहचान होती है, जैसे गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे उसमें आपको भारत सरकार का एक वो लोगो दिखाई देगा, बिल्कुल वैसे ही कंपनी की अपनी पहचान होती है कॉमन सील। हालांकि कॉमन सील रखना हर कंपनी को जरूरी नहीं है, कंपनी चाहे तो रख भी सकती है, मे और मे नॉट। बट अगर कॉमन सील है तो वो कंपनी की पहचान होती है और कंपनी के रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें कंपनी की कॉमन सील होती है। ओके, देन नेक्स्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। पार्टनरशिप में या उसमें आपने पढ़ा होगा थियरी में कि उसमें अगर आप 3 पार्टनर है सपोज, तो उनमें से कोई भी एक पार्टनर अपना हिस्सा किसी और आउटसाइडर को देके नहीं जा सकता है। मतलब उसमें आपका जो शेयर होता है वो किसी और को ट्रांसफरेबल नहीं होता है। बट दैट इज नॉट द केस विद कंपनी। इन केस ऑफ कंपनी आपका जो पैसा लगा है कंपनी में वो शेयर्स के थ्रू लगा है एंड दोज शेयर्स आर वेरी इजिली ट्रांसफरेबल टू एनी थर्ड पर्सन। कंपनी हैज नथिंग टू डू विद दैट। तो शेयर्स यहाँ पे ट्रांसफरेबल होते हैं कंपनी के। ओके, नेक्स्ट इज अ सेपरेट मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटर में नॉर्मली ओनर भी वही होता है, सोल प्रोप्राइटर वही ओनर होता है और वही मैनेजर होता है, वही पैसे लगाता है और वही बिजनेस को कंट्रोल करता है, वही डिसीजंस लेता है। पार्टनरशिप में भी लगभग ऐसा ही होता है। लेकिन कंपनी के केस में ओनर्स, जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, पैसे लगाए हैं, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और मेंबर्स और ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो द ओनरशिप लाइज विद द शेयर होल्डर्स। बट क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, लाखों में हो सकते हैं, तो इतने लाख लोग बिजनेस को मिलकर चला ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उन लोग आपस में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं और फिर वो मैनेजमेंट कंपनी के सारे डिसीजंस एंड पॉलिसी वगैरह बनाने का काम करते हैं। सो मैनेजमेंट पार्ट is different and ownership is different. Management lies with the board of directors or the management, जबकि ownership lies with the shareholders. Okay. Next में हम देखेंगे kinds of companies. ये भी आपने थ्योरी में 11 में पढ़ा होगा शायद। थोड़े से चेंजेस है इसमें। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। ओके, फर्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी एक नॉर्मल जो बड़ी कंपनी आप देखते हैं वो पब्लिक कंपनी मानी जाती है। प्राइवेट कंपनी जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की ओनरशिप में होती है। देखिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 7 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए। यही केस प्राइवेट में 2 मेंबर्स होते हैं। ओके, मैक्सिमम प्राइवेट में मैक्सिमम की लिमिट है 200। आप थर्ड पॉइंट में देखेंगे इट लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इट्स। हालांकि इसमें एम्प्लॉय काउंट नहीं होते हैं, बट
प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय को छोड़ के 200 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ज्यादा से कम प्राइवेट में कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 200 है, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लाखों नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में ऐसा आता है विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ओके, ऐसी कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी मानी जाती है। या कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो है खुद तो प्राइवेट है लेकिन किसी दूसरी पब्लिक कंपनी के अंडर में आती है या किसी दूसरी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है, तो भले ही वो प्राइवेट कंपनी है लेकिन उसे भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। ओके, द नेम मस्ट एंड विथ वर्ड्स लिमिटेड। जितने भी पब्लिक कंपनीज होती है उनके नाम के आखिर में लिमिटेड वर्ड जुड़ा हुआ होता है, जबकि प्राइवेट कंपनीज के लास्ट में यू विल फाइंड वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक और डिफरेंस है इनमें। ओके, दूसरी बात, प्राइवेट कंपनी में इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज, शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करना और लोगों से पैसे लेना पब्लिक कंपनी को अलाउ होता है। प्राइवेट कंपनी ऐसे पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है। वो आपस में ही कुछ लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं और उन्हीं लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और आपस में ही शेयर्स बांट लेते हैं। नॉर्मली वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं अपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, जबकि पब्लिक कंपनी ऐसा कर सकती है। इट रेस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर शेयर्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो प्राइवेट कंपनी है उसके जो गिने चुने मेंबर्स हैं जिनके पास शेयर्स है वो अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो मार्केट में आप देख रहे हैं शेयर्स इधर उधर बिक रहे हैं, ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स है। ओके, और इनके नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जोड़ता है। थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट है। तीसरा, 1 पर्सन कंपनी। पहले ये कंपनी नहीं हुआ करती थी। इनमें जो नया एक्ट है दैट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, उसमें इसका प्रोविजन किया गया है 1 पर्सन कंपनी। ओनली नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ये आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता है। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए जो इंडिया में रेसिड करता है, या तो वो एक कंपनी का मेंबर हो सकता है या किसी एक दूसरी 1 पर्सन कंपनी का नॉमिनी हो सकता है। तो एक व्यक्ति एक बार में किसी एक ही कंपनी का या तो मेंबर हो सकता है या नॉमिनी हो सकता है। 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 कंपनी और बिकम द नॉमिनी ऑफ ओनली 1 सच कंपनी। इट कैन बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। ये किसी भी पर्पस के लिए, नॉर्मली चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जा सकती है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करना इनको अलाउड नहीं है। ओके, इनका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो टोटल 50 लाख को से एक्सीड नहीं करना चाहिए। टोटल मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड ₹50 lakhs एंड देयर एनुअल एवरेज टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹2 crores। सो ये थी 1 पर्सन कंपनी। ओके, Now the another topic is stages of incorporation of a company। जब कंपनी बनेगा एक प्रोसीजर होता है, ये भी टॉपिक आपने अपने बीएससी में या कॉमर्स में थ्योरी में पढ़ा होगा। मैं एक बार एक क्विक रिकैप कर देता हूँ आपको। फर्स्ट स्टेज, नॉर्मली 4 स्टेजेस माने जाते हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। So first stage is promotion. It is the first stage in the formation of a company। एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में सबसे पहले कुछ नया आइडिया या कोई नया बिजनेस चालू करने का या कंपनी बनाने का आइडिया आता है और फिर वही लोग सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, सारी दौड़ा भागी करते हैं, प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं, फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाते हैं, कंपनी बन सकती है नहीं बन सकती है, लाइसेंसेस लेना, परमिशंस लेने गवर्नमेंट से, ये सारे काम उन्हीं लोग करते हैं। इनको कहा जाता है प्रमोटर्स, क्योंकि ये अपने आइडिया को सोचते हैं, प्रमोट करते हैं और फिर कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स। ओके, सेकेंड स्टेज इज इनकॉर्पोरेशन। मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, दैट मीन्स क्रिएटेड बाय लॉ। हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है कंपनीज के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो जब भी प्रमोटर्स के मन में ऐसा विचार आता है, सारे फॉर्मेलिटी वगैरह कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल रिक्विजिट्स पूरी करने के बाद वो उस रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और एक फॉर्म, प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है जिसमें आपको कुछ नेसेसरी डिटेल्स देनी होती है, जैसे नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी, कि आप जो कंपनी खोलने वाले उसका नाम क्या होगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, MOA, AOA, कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के केस में। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आपको
आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस पेपर्स होने चाहिए, गाड़ी का आरसी बुक होने चाहिए। ये सारे ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो अलग अलग चीज प्रूव करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कंपनी बनते समय कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, जिनमें से एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो डायरेक्टर्स बनने जा रहे हैं कंपनी के उनका लेटर ऑफ कंसेंट। ये सारी चीजें बनाने का ये भी प्रमोटर्स ही बनाते करते हैं, और सारी चीजें करने के बाद वो उसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। जब ये सारी फॉर्मेलिटी हो जाती है उसके बाद रजिस्ट्रार उनको कुछ समय देता है। उस समय में वो स्क्रूटिनी करता है। स्क्रूटिनी मींस बारीकी से उन पेपर्स की जांच करता है कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सब कुछ ओके है या नहीं है, और स्क्रूटिनी के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो कंपनी को एक सर्टिफिकेट इशू करता है, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी खोलने के लिए जरूरी होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जैसे ही कंपनी को सर्टिफिकेट मिल जाता है, ऐसा माना जाता है कि द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, नाउ द थर्ड स्टेज, अब रजिस्ट्रार से परमिशन तो मिल गई कंपनी खोलने की, लेकिन अभी तक जो आपने ऑन पेपर प्लानिंग की है कि हम ये करेंगे, ऐसे बनाएंगे, इतने लोगों को अपॉइंट करेंगे, ये सब कुछ आपने ऑन पेपर्स किया है। रियल में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उस पैसे को कहा जाता है कैपिटल, एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन मींस आप वो पैसे का जुगाड़ कैसे करेंगे शुरू में। ओके, तो कंपनी इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इशू करती है, प्रोस्पेक्टस। जैसे आप किसी स्कूल या कॉलेज में जाएंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें स्कूल से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन सा बोर्ड है, या सिलेबस क्या होगा, या सेमेस्टर सिस्टम क्या होंगे, फीस क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सब कुछ लिखा रहता है। तब उसको पढ़ के आप डिसाइड करते हैं कि वेदर आपको उस कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। बिल्कुल सेम इज द केस विद कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी को पैसा शेयर्स के थ्रू मिलना है, जिसमें लोगों को वो इनवाइट करना चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसके पहले इन्वेस्टर्स जो होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर, वो कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तब कंपनी अपनी सारी डिटेल्स उस प्रोस्पेक्टस में रखती है, जिसको पढ़ के जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको ये ठीक लगता है सब कुछ, तो उसके बाद वो इन्वेस्ट करते हैं। तो कैपिटल के लिए कंपनी को इन्वेस्ट करवाने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है। ये भी पब्लिक कंपनियां करती है। प्राइवेट कंपनी क्योंकि पब्लिक में शेयर्स इशू नहीं करती है, तो वो ये पेपर डॉक्यूमेंट जमा नहीं करती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी अगर 100 करोड़ रुपए चाहती है, 100 करोड़ रुपए के शेयर इशू कर रहे हैं, दैट डजंट मीन्स कि उनको 100 करोड़ मिल ही जाएंगे। हो सकता है कि उनके पास एप्लीकेशन आए 50 करोड़ और 60 और 70 और 80 और 90। उस केस में क्या होगा, इट्स जस्ट लाइक कि मान लीजिए आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं एंड आपको उसके लिए 1500 रुपए की जरूरत है, लेकिन आप पेरेंट्स से थोड़े ज्यादा ही मांगेंगे 1800 और 2000, सो दैट कि ना नुकुर करते हुए अगर वो आपको कुछ काट पीट के भी तो 1800, 17 या 1600 में, सो दैट आपका काम इजीली हो जाए। इन केस हो सकता है आपको 1200 मिले या 1300 मिले, उस केस में भी मुश्किल होगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। बट अगर 1500 का कुछ आने वाला है, कपड़े आने वाले हैं, और आपको पेरेंट्स से मिल रहे हैं 300, 400, 500 या 600, तो ये बहुत कम अमाउंट है। इतने कम अमाउंट में आपका कुछ काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल वैसा ही कंपनी के केस में, अगर कंपनी 100 करोड़ के शेयर इशू किए हैं, तो हो सकता है उनके पास 70, 80, 90 आए, जब तक तो ओके, उनका काम चल सकता है। लेकिन अगर 40 करोड़ या 50 करोड़ आए 100 करोड़ की जगह, तब तो उनका काम नहीं होगा। और उस केस में इसको कहा जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। वो मिनिमम अमाउंट जितना कम से कम कंपनी का काम आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, और अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो कंपनी खुल नहीं पाएगी, आगे की प्रोसीडिंग्स नहीं हो पाएगी। तो ये मिनिमम अमाउंट है जो जरूरी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एक खास बात, नॉर्मल किसी भी कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो, ये कंपनी अपने एमओए या एओए बनाते समय जो शुरू में डॉक्यूमेंट बनाती है उसमें मेंशन करते हैं। नॉर्मली सपोज किसी कंपनी ने लिखा है 70% या किसी कंपनी ने लिखा है 75%, तो टोटल शेयर कैपिटल का उतना ही परसेंट उनके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। कंपनी लॉ ने अपनी तरफ से कोई ऐसा फिक्स अमाउंट या परसेंटेज मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर आप अपने शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, तो वहां पे आपको सेबी के रूल्स फॉलो करने होंगे। सेबी इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि आप उनके एक्सचेंजेस में जाके अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदना या बेचना चाह रहे हैं। दीज आर कॉल्ड लिस्टेड कंपनीज। तो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज आपको उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं जो पूरे करने जरूरी है। तो सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नियरली 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। तो अगर आपकी कंपनी नॉर्मल है या लिस्टेड नहीं है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है वो होगा।
लेकिन अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो एटलीस्ट सेबी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एटलीस्ट 90% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होना चाहिए। और एक लास्ट स्टेज इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये जरूरी है। ये चौथा एक और डॉक्यूमेंट, ये चौथा स्टेज है और सेकंड डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रार की तरफ से आपको मिलता है। जब ये सारे काम हो चुके थे, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड ऑल, तो एक बार फिर से रजिस्ट्रार चेक करता है कि जो आपने पेपर में प्लान एंड डिटेल दी थी वो रियल में इंप्लीमेंट हुई है, नहीं सब कुछ है या नहीं। जब वो स्क्रूटनी करता है और सब कुछ सही पाता है तो आपको एक और सर्टिफिकेट इश्यू करता है, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और ये सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, सेकंड इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और इसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आपकी कंपनी का ये बर्थडे माना जाता है, इससे कंपनी अपना बिजनेस या अपने ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर सकती है। एक खास बात, पब्लिक कंपनी को ये दोनों डॉक्यूमेंट लेने जरूरी है बिफोर इट स्टार्ट्स इट्स बिजनेस। हालांकि प्राइवेट कंपनी को ये प्रिविलेज मिलता है कि वो फर्स्ट सर्टिफिकेट दैट्स इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। ओके।